क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? पहाड़ी पर आ रही अजीब फड़फड़ाहट की आवाज किसकी है? इससे तो कानों के पर्दे फट रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या वो हजारों बतखों का झुंड है या फिर शायद 5,000? रुको जरा, यहाँ भी और भी। पूरे चीन में 1 लाख से ज्यादा बतखों को मानो किसी तरह की बड़ी फड़फड़ाती हुई सेना के झुंडों में रखा जा रहा है। क्या पास के किसी ब्रेड फैक्ट्री में कोई धमाका हुआ है या कोई बड़ा अनाज साइलो पलट गया है? वरना बतखों का इतना बड़ा जमावड़ा बेवजह कभी क्यों होगा जब तक उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित ना किया गया हो। लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा बतखों की सेना को कौन प्रशिक्षित करेगा भाई? पता चला है कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ चीनी सरकार के पास ही है। आश्चर्यजनक रूप से इन बतखों में से हर एक के पास एक कीमती उद्देश्य है, वो भी ऐसा जो पूरे देश की आबादी को बचा सकता है। चौंक गए? ठीक है, चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं कि चीन ने इस बतख की सेना को इकट्ठा करने का फैसला क्यों किया, और इससे भी ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय तरीके खोजते हैं जिससे पक्षियों को युद्ध में चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कि हम चीन के बतखों का राज खोलें, चलिए हम पहले अमेरिका चलते हैं और वहां एक ऐसे प्राणी पर नजर डालते हैं जो प्यारा कम और चिड़ ज्यादा मचाता है, मे फ्लाइज। अगर आप किसी मिसिसिपी नदी के किनारे डोंगी यात्रा के लिए जाने का निर्णय लेते हैं तो अपनी तारीखों की दोबारा जांच करें, क्योंकि अगर आप गलत समय पर जाते हैं तो आप अपने आप को गर्मियों वाली मे फ्लाई के भारी झुंड में फंसा हुआ पा सकते हैं। ये परेशान करने वाली मक्खियां अपना ज्यादातर जीवन पानी के नीचे पानी की अप्सराओं की तरह बिताती हैं, लेकिन फिर जैसे ही धूप के महीने आते हैं तो ये अप्सराएं 18 ट्रिलियन तक के झुंड में ऊपर हवा में अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी पर लोगों की संख्या से 2300 गुना से भी ज्यादा है। मेफ्लाइज के बड़े घने झुंड हर मौजूदा सतह को कवर करते हैं, बिल्डिंग्स, कारें, यहाँ तक कि ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। बेचारा आदमी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेफ्लाइज एकदम हार्मलेस होती हैं और ये काट या डंक नहीं मार सकते, क्योंकि वे तो मुंह के बिना ही पैदा होते हैं और उनका इकलौता उद्देश्य संभोग करना और फिर मरना है। और जब वे मरते हैं तो उनकी लाशों के ऐसे बड़े ढेर लग जाते हैं मेरे भाई। Sense of size. I can't even walk through this pile of mayflies. It's about 3 feet, maybe 3.5 feet deep at its deepest point, and spills out into the road. Unbelievable. मैं उस आदमी की दाद देना चाहूंगा भाई जो इनसे होकर गुजरा है। लेकिन क्या हो अगर इन मक्खियों के मुंह हों और वे कभी भी ना खत्म होने वाली भूख के साथ पैदा हों? झुंडों के उन बड़े साइज में जिनमें वो इकट्ठा होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही भयानक कॉन्सेप्ट है ना? तो मुझे ये बात बताते हुए बड़ा खेद है कि दोस्तों ऐसी प्राणी तो पहले से ही मौजूद हैं। पेश है लोकस साहब, एक ऐसा कीड़ा जो कि प्लेनेट पर सबसे बड़े महाद्वीपों में आतंक मचाता है। ग्रॉस हॉपर के चचेरा भाई एक विनम्र और एकांत स्टेट में अपनी जिंदगी शुरू करता है। हालांकि सूखे दौर के दौरान जब वेजिटेशन के वादे पड़ जाते हैं ना, तो आमतौर पर अकेले रहने के लिए टिड्डे भोजन की तलाश में थोड़े बचे हुए हरे क्षेत्रों में एक साथ मिलकर टूट पड़ते हैं। यह अचानक से इकट्ठा हुआ जमावड़ा इन कीटों में नए बदलावों को जन्म देता है और यहाँ से शुरुआत होती है झुंड में रहने वाले टिड्डे बनने की। उनका रंग भूरे से बदलकर पीला हो जाता है और उनका शरीर सिकुड़ जाता है और उनका दिमाग 30% बड़ा हो जाता है। और इतने ड्रास्टिक चेंज की वजह से हार्मोन सेरोटोनिन के उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलीज होना ये ना सिर्फ टिड्डियों को ज्यादा मिलनसार बनाता है बल्कि उनको भूखा राक्षस भी बनाता है। फिर जब बारिश दस्तक देती है तो ये टिड्डियां हवा की तेजी से प्रजनन करती हैं। उनकी आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है भाई। और 2020 में ठीक यही हुआ जब 400 अरब टिड्डियों ने अफ्रीका की फसल पर नंगा नाच किया। समझ रहे हो अरब की संख्या। और पाकिस्तान में अरब सागर पर टिड्डियों के इस हमले के कारण देश को मजबूरन नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। टिड्डियों की ऐसी महामारी के कारण 2018-19 का वो तेज चक्रवाती मौसम था जिसने अरब पेनिनसुला को भारी बारिश से डुबो दिया। इसने सूखे पड़े रेगिस्तान को एक हरे भरे घास के मैदान में बदल दिया, जहाँ इन झुंडी टिड्डियों ने जी भर के बड़ी मात्रा में प्रजनन को अंजाम दिया, जिससे ये बादलों के बड़े बड़े झुंड जैसे बन गए। टिड्डियों के एक झुंड में 150 मिलियन तक ये कीड़े हो सकते हैं, जो उन्हें लगभग 250 सॉकर पिचों जितना ही बड़ा बनाते हैं। और एक फुटबॉल खिलाड़ी की तरह ही इन टिड्डियों की भूख कभी नहीं मिटती। हर एक बग हर एक दिन अपने शरीर के बाहर जितने वेजिटेशन को ठूंसता है और ये टिड्डी दल 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोगों जितनी फसल खा सकता है। 2020 में टिड्डियों के झुंड ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रौंद डाला। कीड़ों ने 1900 वर्ग मील खेत को पूरी तरह से ढक लिया और फिर फसलों पर तांडव किया। इसने पाकिस्तान को बड़े फूड क्राइसिस में डाल दिया और साथ ही लाखों लोगों को अकाल के खतरे में भी डाला। तभी पाकिस्तान के साथ 370 मील की सीमा साझा करने वाले चीन ने भी इसके पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि टिड्डियों के इस झुंड को चीनी खेतों पर भी धावा बोलने में देर बिल्कुल नहीं लगी। पर तभी उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने एक शानदार प्लान बनाया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। ये काम उन्होंने 1 लाख बतखों की सेना को सौंपा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या चीनियों की अकल घास चलने गई थी जो उन्होंने ऐसे अजीब से आइडिया पर हामी भरी, लेकिन सोच के मामले में वो हमसे एक कदम आगे। उन्होंने टिड्डियों की तबाही को रोकने के लिए बतखों को बायोलॉजिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि वो पुश्तौनी कीट खाने वाले
जीव जैसे कि मुर्गियां एक दिन में सिर्फ 70 टिड्डियों को ही कटक सकते हैं, पर एक बतख इससे 3 गुना ज्यादा खा सकता है, जिससे वो एक दिन में 200 टिड्डियों का शिकार कर पाते। इसलिए अगर हम थोड़ा हिसाब लगाएं तो 1 लाख बतखों की ये सेना लगभग हर दिन 20 मिलियन टिड्डियों का सफाया कर सकती है। वाह, मैं तो अपने फ्लाई स्वेटर से मुश्किल से ही एक मक्खी से छुटकारा पा सकता हूँ भाई। उन्हें मेफ्लाई के झुंड से निपटने के लिए मिसिसिपी नदी पर भी एक ऐसी बतख सेना को भेजना चाहिए ताकि कारों की सरदर्दी कम हो जाए। इसके अलावा जबकि मुर्गियां हर दिशा में तितर बितर हो जाती हैं जब तक उन्हें बंद ना किया जाए, पर बतख स्वाभाविक रूप से एक साथ झुंड में रहते हैं, जिससे बड़े समूह में झुंड बनाना आसान होता है, जैसे कि ये वाला। और चीन को अपनी इस डक बटालियन से पहले भी सफलता मिल चुकी है। 2000 में 30,000 बतखों को चीन के उत्तर पश्चिम में झिंजियांग प्रांत में टिड्डियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया गया था। तो क्या ये पाकिस्तान की टिड्डियों से डूबते नैया का सहारा बन सकता है? दोस्तों, तो बताओ, इस महासंग्राम में किसकी जीत होगी, 1 लाख बतखों की या फिर अरबों टिड्डियों की? जी, ये पता चला है कि ये योजना हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती। यहाँ तक कि 1 लाख बतखों की सेना भी इन टिड्डियों के झुंड का खात्मा करने के लिए काफी नहीं। एक टिड्डे के झुंड में 150 मिलियन तक एक साथ ये कीड़े हो सकते हैं। मतलब कि चीनी बतख सेना को उन सभी से पेट भरने में पूरे 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब टिड्डियां एक ही जगह टिकी रहें, लेकिन ये ज्यादातर हवा में रहती हैं और हर दिन 93 मील तक की यात्रा करती हैं। टिड्डियों के झुंड को पूरा मिटाने के लिए आपको इससे भी ज्यादा बतखों की जरूरत पड़ेगी। पलक झपकते 150 मिलियन तक बन चुके झुंड से निपटने के लिए कम से कम 7.5 लाख बतखों की जरूरत होगी। और मान लें कि अगर कोई देश इतनी बड़ी संख्या में बतखों को इकट्ठा कर ले तो पानी से प्यार करने वाली बतखें पाकिस्तान के सूखे रेगिस्तान में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इसलिए इसके बजाय कीटनाशकों का यूज करके पाकिस्तान की टिड्डी प्लेग से निपटा गया। और इसमें फरवरी 2020 में टिड्डी नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना में इस क्षेत्र में लगभग 3 लाख लीटर कीटनाशक का छिड़काव भी शामिल था। पर ऐसा नहीं है कि बतखों का छोटे पैमाने पर सही उपयोग नहीं किया जा सकता। अरे नहीं, इन्हें पैनकेक्स के साथ परोस कर नहीं, बल्कि ये बतखें किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मदद बन सकती हैं। जी हाँ, धान के किसानों की 2 सबसे बड़ी समस्याएं वीड्स और पेट्स हैं। वीड्स खेतों पर कब्जा कर सकते हैं और बढ़ती फसलों से पोषक तत्वों की चोरी कर सकते हैं, जबकि कीट उगाई जा रही किसी भी चीज को नष्ट कर देते हैं, खासतौर से ये गोल्डन एप्पल स्नेप। हालांकि ये दरअसल दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, पर ये दुनिया में सबसे विनाशकारी आक्रामक प्रजातियों में से एक बन गया। ये तेजी से हर जगह चावल के किसानों का कट्टर दुश्मन बन गया। अभी तक किसानों ने अपने खेतों को इन स्नेल से छुटकारा दिलाने के लिए क्विक फिक्स केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग किया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते पर्यावरण के खतरों के साथ उन्होंने हानिकारक कीटनाशकों को त्याग दिया है और एक पुरानी पारंपरिक विधि जो बतखों का उपयोग करना है उस पर वापस आ गए। माना कि कच्चे घिनौने गोल्डन एप्पल स्नेल को निगलना हमारे लिए भद्दा हो सकता है, पर बतखों के लिए वे स्वादिष्ट हैं। सौभाग्य से बतखें चावल के खेतों में पानी के साथ तैर सकते हैं और इन कीटों से अपनी पसंदीदा सामग्री का मजा ले सकते हैं। इस बीच वे अपने पीछे जो अशुद्ध मल छोड़ जाते हैं ना, वे फसलों को फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे फसल जल्दी बढ़ती है। इतना ही नहीं, बल्कि बतख चौतरफा धान के हेल्पर भी हैं। उनके चौड़े पैर कीचड़ को समतल करके धान की जुताई आसान बना देते हैं। चावल के खेतों में बतखों का उपयोग करना एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग चीन में सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, जो लगभग 15वीं शताब्दी से चली आ रही है। आज ये थाईलैंड में उपयोग किए जाने वाले एक फेमस फार्मिंग मेथड है, जहां मार्च 2020 में देश भर में चावल के खेतों में लगभग 7.5 मिलियन बतखों का इस्तेमाल किया गया था। किसान नियमित रूप से लगभग 10,000 बतखों के पूरे झुंड को अपने खेतों में छोड़ देते हैं, जहां वे कीटों और खरपतवारों से निपटते हैं, जिससे चावल की फसल अच्छी होती है। ये थाईलैंड की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि ये देश हर साल लगभग 8 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट करता है। हालांकि एक बार जब चावल की फसल पक जाती है तो बतखों को दूर रखने का समय आ जाता है, क्योंकि ये धान के हेल्पर नायक से खलनायक बन जाते हैं और सच में जोर से भूख लगने पर चावल चुराना शुरू कर देते हैं। तो भैया, इससे बैटमैन का पुराना कोट सच साबित होता है, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम द विलन। अरे भैया, कोई भी देश चावल के भूखे क्विकमैन दुष्टों की सेना से निपटना नहीं चाहेगा। अब अगर आप बतखों को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपके पास एक बतख सेना हो तो आप इसका उपयोग किस लिए करेंगे, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सब कुछ कर दिया, बढ़िया। अजी, बतखें एकमात्र ऐसी पक्षी नहीं है जिन्हें दुनिया भर की सरकारों ने कुछ ऐसे काम सौंपे हैं। तो आइए कुछ बाकी पक्षियों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल और कीमती हैं। गूस ली। अगर आप कभी वियतनाम से चीन की सीमा पार कर रहे हैं तो ये पक्का कर लें कि आपके पास अपने वीजा दस्तावेज मौजूद हों, वरना वहां के कुछ सबसे शातिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी नाक में दम कर सकते हैं। क्योंकि वियतनाम के साथ चीन की सीमा के साथ बिंदीदार 500 की स्टैंडर्ड गार्ड का एक ग्रुप
जो अवैध रूप से सीमा पार करने वाले इंसान को काटने या पंखों से लताड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये गार्ड गीज चीन की शून्य कोविड नीति के तहत चीन के जोंगजुओ प्रांत के साथ 300 मील की दूरी पर गश्त लगाते हैं, जिसका मकसद किसी को भी वायरस के साथ चीन में प्रवेश करने से रोकना है। और इन घरेलू हंसों को किसी भी युद्ध प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, उन्हें बस उस क्षेत्र में अपने घोंसले के बक्से की जरूरत होती है जिनकी रक्षा करना उनका इकलौता धर्म है। जी हाँ, गीज बहुत ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं और एक बार जब वे कहीं बस कर अपना टर्फ बना लेते हैं तो वे अपने आखिरी पंख तक इसका बचाव करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो 11 पाउंड तक वजनी ये पक्षी फुफकारेंगे और काटेंगे, उड़ेंगे और फिर घुसपैठियों पर हवा से हमला करेंगे। भैया अमेरिकी कस्टम चाहे जितने भी ऊपर हो, पर उनके पास इन होस्टल स्वभाव वाले हंसों जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गीज जितने भी मतलबी हों, पर उनके पास घुसपैठियों से लड़ने के लिए जरूरी मांसपेशियों की शक्ति नहीं होती। इसके लिए कुत्ते परफेक्ट ऑप्शन होते हैं और इसलिए इन चीनी गार्ड गीज को 400 मिक्स्ड नस्ल के गार्ड कुत्तों द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो कि सीमा पुलिस के साथ गश्त पर जाते हैं। घुसपैठियों पर हमला करने के बजाय गार्ड गीज का मेन फायदा एक शुरुआती वार्निंग सिस्टम के रूप में काम करना, खतरे के लिए हॉर्न बजाना, जिससे बाकी झुंड भी ऐसे ही हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। अब एक हंस से छिपने की कोशिश आमतौर पर अच्छा खासा साबित होती है, क्योंकि उनके पास 360 डिग्री का विजन होता है, जिसमें उनकी आंखें उनके सिर के दोनों ओर मौजूद होती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये अल्ट्रावायलेट रोशनी को भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों की आंख में सिर्फ 3 प्रकार के लाइट रिसेप्टर कोन सेल्स होते हैं, जो लाल, हरे और नीले रंग की लाइट का पता लगा सकते हैं, जबकि गीज में 4 प्रकार के कोन सेल्स होते हैं और वह एक्स्ट्रा कोन सेल खास तौर से अल्ट्रावायलेट लाइट की पहचान में मदद करता है। इसके अलावा इनकी कोन सेल्स में रंगीन तेल की एक छोटी बूंद होती है, जिसकी इंसानों में कमी होती है। तेल की बूंद कैमरा के लेंस पर फिल्टर जैसा काम करती है, जो रंगों को और ज्यादा उज्जवल बनाकर कंट्रास्ट को भी बढ़ा देती है, ताकि गीज पूरी डिटेल में देख सकें। और ये चीनी गार्ड गीज पहले ही गश्त पर कुत्तों और पुलिस द्वारा नजरअंदाज की गई चीजों को देख चुके होते हैं। जैसे दिसंबर 2021 में एक हंस ने अवैध रूप से सीमा पार करने वाले 2 लोगों पर अपना अलार्म बजाया, जबकि यह हाल ही में सीमा पर लागू किया गया है। पर गार्ड गीज कोई नया आइडिया नहीं है। असल में प्राचीन रोम के समय में संपत्तियों की रक्षा में भी मदद करने के लिए उनका ही उपयोग किया जाता था। आश्चर्यजनक रूप से 390 ईसा पूर्व में सेल्टिक गॉल के आक्रमण से रोम को बचाने का सारा श्रेय गीज को दिया जाता है। 2410 साल से भी पहले गॉल के सैनिक खर्राटे लेने वाले संतरी और पहरेदार कुत्तों को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन वे इन रातों के चौकीदार हंसों से बच नहीं सके। क्या ये हंस सचमुच में थोड़ी नींद लेते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा प्रजातियां अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं, क्योंकि वे एक समय में अपने दिमाग के आधे हिस्से को ही सोने देती हैं। इसे यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहा जाता है और ये एक विकासवादी खूबी है जो कि शिकारियों से बचने के लिए गीज में विकसित हुई है। तो रात में एक हंस के दिमाग का आधा हिस्सा सपने देखता है, जबकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह से जागकर जांच पड़ताल करता है। भाई, इनकी रात की पहरेदारी की क्षमता इतनी प्रसिद्ध है कि इनका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। जैसे कि वे स्कॉटलैंड के डंबुक में $376 मिलियन मूल्य की विस्की की रक्षा करने में सुरक्षा विवरण का हिस्सा थे। 1959 और 2012 के बीच 100 से ज्यादा बड़े चीनी व्हाइट गीज ने 14 एकड़ भूमि पर गश्त की और वहां से सभी विस्की चोरों को भगा दिया। हालांकि 2012 में गार्ड गीज को एक सस्ते विकल्प के रूप में सीसीटीवी द्वारा बदल दिया गया था, क्योंकि गीज के बुनियादी रखरखाव में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। फिर भी जब ये वेडलिंग स्कॉच वॉच गश्त पर थी, तब कभी विस्की का एक भी बैरल चोरी नहीं हुआ था। तो अगर आप गीज से छिपने की कोशिश करते हैं तो भगवान ही भला करे। तो लियाम गीसन, मेरा मतलब नीसन की टेकन मूवी की तरह, उनके पास स्किल्स का एक बहुत ही खास सेट है। स्किल्स जो उन्होंने अपने लंबे करियर में हासिल किए हैं, ऐसे स्किल्स जो उन्हें आप जैसे लोगों के लिए बुरा सपना बनाते हैं। वे तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और फिर वो तुम्हारा बेगुल बजा देंगे। विंगिंग इट। वर्ल्ड वॉर 2 में रडार का आविष्कार करना एक गेम चेंजर था, जिसने युद्ध का सारा रुख मित्र राष्ट्रों के पक्ष में बदल दिया। आज भी रेडियो तरंगों का उपयोग करके खतरनाक चीजों का पता लगाना बहुत सी तकनीक में उपयोग किया जाता है, हवाई अड्डे के ट्रैफिक नियंत्रण से लेकर मौसम की रिपोर्टिंग तक सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रडार से पहले क्या आया है? ओह बॉय, इसका जवाब आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा वियर्ड है। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएस को एक छोटी कॉम्पैक्ट मिसाइल गाइडेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मिसाइल तकनीक का आविष्कार पहले से जर्मनों द्वारा युद्ध में शुरू किया गया था, जिसने यूएस को एक बड़े नुकसान में डाल दिया। उस समय उनका गाइडेंस सिस्टम बहुत ज्यादा बेतुका और किसी भी हथियार से जोड़ने के लिए काफी बड़ा था। इसलिए यूएस नौसेना एक समाधान में जमीन आसमान एक कर रहा था, और तभी बर्हस स्किनर एक यूनिक आइडिया लेकर आए। जी हाँ, कबूतरों का इस्तेमाल मिसाइलों का मार्गदर्शन करने के लिए। यकीन नहीं हुआ? जी हाँ, राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान समिति ने यह कहकर मना किया कि ये योजना बहुत ही अजीब और इम्प्रैक्टिकल है भाई, लेकिन वे नए आइडियाज के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने रिसर्च के लिए $25,000 की मंजूरी दे दी।
इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड ये आज के पैसे में लगभग $4,18,000 के बराबर हुआ। इतनी शंका के बावजूद प्रोफेसर स्किन के पास इस पागलपंती की एक जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन थी। सब जानते हैं कबूतरों को बेहतरीन आईसाइट होती है। मनुष्यों के पास अपने रेटिना के प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं, जबकि कबूतरों के पास वहां एक अविश्वसनीय 4 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं, जिसके चलते वे रंग के 5 स्वतंत्र चैनलों को आराम से देख सकते हैं, वो भी अल्ट्रा वायलेट लाइट समेत। जबकि हम इंसान बस रंगों के 3 ही स्वतंत्र चैनलों को देख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। और अपनी पैनी नजर से कबूतर आसपास में 340 डिग्री तक देख सकते हैं। भाई इस पक्षी की नजर में कोई नहीं बच सकता। अच्छा, इसलिए जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो फटक से मेरे चिप्स चुरा लेते। इसलिए उनकी पैनी आईसाइट को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर स्किनर ने दावा किया कि कबूतरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, एक मिसाल गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पिजन ही था। मतलब ये कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट नहीं था, पर ऐसे नाम के बावजूद जर्मन्स को ये अंदाजा लगाना काफी नामुमकिन था कि अमेरिका कबूतर निर्देशित मिसाइलों जैसे अजीब तरीके पर काम कर रहा था। तो ये कैसे काम करता है? 1 से 3 कबूतरों को एक अनपावर्ड एयरफ्रेम में रखा गया था। साथ ही पंखों के साथ एक छोटा ग्लाइडर भी था, जिसके बीच में एक विस्फोटक वॉरहेड सेक्शन था और नाक के कॉर्नर में मार्गदर्शन के लिए डिवाइस थी। नोज काउन के अंदर 3 लेंसेस स्क्रीन पर टारगेट की इमेज को दर्शाता था, जिन पर सही जगह चोंच मारने और अनाज से नवाजे जाने के लिए कबूतरों को ट्रेन किया गया था। स्क्रीन को ऐसे पिवट्स पर रखा गया था जो किसी भी एंगुलर मूवमेंट को मापता था। इसलिए अगर बम ट्रैक से दूर जाना शुरू कर देता तो लक्ष्य की छवि स्क्रीन के किनारे पर चली जाती, जिससे कबूतर इमेज को फॉलो करके चोंच मारकर उसकी नई लोकेशन बताएगा। ये स्क्रीन को उसके पिवट्स पर ले जाएगा। स्क्रीन को जिस दिशा में ले जाया गया था उस पर बम को चलाने के लिए बम को वापस से अपने लक्ष्य के पथ पर ले जाने का निर्देश दिया जाता था। इस तरह कबूतर बम को अपने लक्ष्य को उड़ने के लिए पायलट करेंगे और खुद भी आग की लपटों में खाक हो जाएंगे। उम्मीद है इन पर ऊपर स्वर्ग में अनाज की बौछार हो, क्योंकि यही उनका रिवॉर्ड होगा। पूरी तरह से हास्यास्पद लगने के बावजूद प्रोजेक्ट पिजन के टेस्ट रन सफल रहे। कबूतर स्किल पायलट थे और वो मजबूती से लक्ष्य पर चोंच मारते थे, जिससे कोर एकदम स्थिर रहे। तब भी जब वे पृथ्वी पर गिर रहे हों, वे युद्ध की भयानक आवाजों से डरते नहीं थे। उन्हें बस पेट भर अनाज ही चाहिए होता था। बेचारे, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इतना मोटिवेटेड हो सकता हूँ, भले मुझे जीवन भर मुफ्त चिप्स का वादा क्यों न किया जाए। हालांकि एकदम सफल परीक्षण के बावजूद रडार का आविष्कार होने के बाद ये प्रोजेक्ट पिजन अधूरा छोड़ दिया गया, क्योंकि यूएस का सारा खर्चा और ध्यान रडार सिस्टम पर था। जबकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग, जिनमें प्रोफेसर स्किनर भी शामिल हैं, निराश थे कि प्रोजेक्ट पिजन को दरकिनार कर दिया गया। मुझे यकीन है कि उन दिन बहुत सारे कबूतरों ने राहत की सांस ली होगी मेरे भाई। फेदर रिपोर्ट। अगर आप कभी भी समुद्र में लड़खड़ाते हुए खो जाते हैं, एक कोस्ट गार्ड द्वारा देखे जाने की उम्मीद रखते हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि मदद लगभग हमेशा जल्दी ही वहां पहुंच जाएगी। लेकिन आपको ये देखकर बड़ी हैरानी हो सकती है कि आपका बचावकर्ता कौन निकला, और आपको उन्हें तब माफ करने की जरूरत पड़ जाएगी जब वे आपके कंधे पर मल टपकाते हैं। 1970 और 80 के दशक में अमेरिकी तटरक्षक कबूतरों का इस्तेमाल समुद्र में खोए हुए लोगों की खोज के लिए करते थे, जिन्हें लोगों के लाइफ जैकेट में रोटी के टुकड़े जोड़कर नहीं, बल्कि कबूतरों को खास तौर से नारंगी फ्लोटेशन डिवाइस की खोज के लिए ट्रेन करके कबूतरों को खास पेक चाबियों के साथ कक्षों में रखा जाता था, जो दबाए जाने पर उन तक भोजन भेजा करता था। एक बार जब कबूतरों को चाबियां मिल गई तो उनके प्रशिक्षण बक्से को हवाई में केनोवे बे की तरफ मोड़ दिया गया, जहां रेडियो संचालित नारंगी प्लेट वाला एक बुई तैर रही होती थी। प्रशिक्षक नारंगी प्लेट का पर्दाफाश करेंगे और फिर चाबियों को हिट करने पर कबूतरों को अनाज का नाम देंगे। तो कबूतरों ने नारंगी प्लेट को खोलने के साथ अनाज प्राप्त करना सीख लिया था। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो मशहूर पावलोव के कुत्तों के प्रयोग के पीछे की वजह थी। इसमें कुत्तों को भोजन को घंटी की आवाज के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। मौजूदा होने पर भी वो घंटी सुनते ही लार टपकाते थे। ये कुछ ऐसा है जैसे हर बार चिप्स के पैकेट देखने पर मैं ना चाहते हुए भी अपना बटुआ निकाल ही लेता हूँ। कबूतरों को समुद्र के बाहर देखने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बुई को और भी दूर ले जाया गया, जब तक कि वो समुद्र में एक नारंगी रंग के धब्बे से ज्यादा कुछ ना बचे। हालांकि मनुष्यों के लिए उसका पता लगाना असंभव हो सकता है, पर कबूतरों को वो आसान लगा, और जब भी उन्होंने नारंगी बिंदु देखा तो वे चाबियों पर टैप करते रहे। एक बार जब कबूतरों ने बुनियादी प्रशिक्षण पास कर लिया तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर के नीचे लगे कक्षों में रखा गया और उन्हें समुद्र में नारंगी, पीली और लाल रंग की फ्लोट भी ढूंढना शुरू किया। हर एक पक्षी ने 120 डिग्री तक एरिया कवर किया, इसलिए 3 कबूतरों वाला एक पॉड समुद्र के पूरे 360 डिग्री दृश्य को स्कैन कर सकता था। कबूतरों ने फ्लाईओवर के टारगेट को पहली बार में ही 90% तक देखा। हालांकि इसके उलट इंसानों ने सिर्फ 38% तक समय में पहले फ्लाईओवर पर लक्ष्य को देखा। लेकिन जब इंसानों को पता चला कि उनका कबूतरों से कॉम्पिटिशन है तो उन्होंने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और अपने पहले फ्लाईओवर पर 50% बार लक्ष्य को देखा। मेरा मतलब ये जानना बहुत शर्मनाक होगा कि कबूतर आपके काम में आपसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन
चालक दल के सदस्यों के भरपूर प्रयास के बावजूद कबूतरों ने उन्हें हर बार हराया। जब आंख से जासूस के खेल की बात आती है तो भैया ये जान लें, कबूतर को कोई नहीं हरा सकता। हालांकि कबूतरों के उपयोग में कुछ कमियां भी थी, क्योंकि वे पूरी तरह से भोजन से ही प्रेरित थे। ऐसा होने के साथ उनके वजन को सावधानी से मैनेज करना पड़ता था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे नारंगी फ्लोट्स की खोज करने ही में उनकी रुचि बरकरार रहे। कबूतर अपने मुफ्त भोजन वजन के 80% वजन पर आमतौर पर इतने भूखे होते हैं कि वे बिना फोकस खोए घंटों तक समुद्र की खोज कर सकते हैं। उस वजन से नीचे गिरने से कबूतरों के स्वास्थ्य को खतरा था, लेकिन उस वजन से ऊपर जाने का मतलब था कबूतर के पेट भरे हुए थे और वो अनाज की इच्छा खो चुके थे। कबूतरों के आवास और प्रशिक्षण के लिए भी बहुत बड़ी लागत थी भाई, इसलिए कार्यक्रम की मूल सफलता के बावजूद फेडरल बजट में कटौती के कारण इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। इस बीच टेक्नोलॉजी में प्रगति ने कबूतरों के उपयोग को पूरी तरह से बेतुका बना दिया। विमान अब उच्च शक्ति वाले चुंबकों से लैस हैं, जो कबूतरों की तुलना में बिखरे हुए विमान के मलबे का पता लगाने में कहीं बेहतर है, और जहाज के मलबे के लिए बेहतर होमिंग बीकन का मतलब है कंप्यूटर जिंदा बचे लोगों का पता लगाने के लिए समुद्र के मीलों को स्कैन कर सकते हैं, बजाय ओवरहेड उड़ने वाले स्पॉट्स पर भरोसा करने के। हालांकि जब खुले समुद्र में खोए हुए नारंगी राफ्ट की खोज करने की बात आती है तो उसमें कबूतर से माहिर खिलाड़ी कोई भी नहीं है भाई। हमारे पंख वाले दोस्तों के कौन से उपयोग आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। और देखने के लिए शुक्रिया।